नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में बदमाश ने की आत्महत्या, घेराबंदी के दौरान खुद पर चलाई गोली। हरिद्वार में हरियाणा के दरोगा को गोली मारकर फरार हुआ था आरोपी। मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट में एडवेंचर टूरिज्म के टेंडर को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने लगाए धांधली के आरोप, सरकार का किया पुतला दहन। मंत्री सतपाल महाराज से मांगा इस्तीफा। LUCC घोटाले के पीड़ित कर रहे इंसाफ की मांग, केंद्र से नहीं मिला सीबीआई जांच पर कोई जवाब, पीड़ितों का टूटने लगा सब्र का बांध, न्याय के लिए अब होगी भूख हड़ताल। और टिहरी के नरेंद्रनगर में भारी बारिश से हुआ काफी नुकसान, मिट्टी में मिल गए खेत खलियान और मकान, आपदा प्रभावित कर रहे मुआवजे की मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कई विकास योजनाओं के लिए 136.68 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है, जिसमें चंपावत क्षेत्र के मुडियानी में उद्यान फार्म बनाने के लिए 37.51 लाख और अमूडी में हाउस ऑफ हिमालयास के विपणन केंद्र की स्थापना के लिए 49.82 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं देहरादून के वार्ड नंबर 86 की गलियों के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 60 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। उधर बागेश्वर और टिहरी के लिए भी बजट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य विकास योजनाओं के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घेराबंदी के दौरान एक बदमाश ने खुद को गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। दरअसल आरोपी हरियाणा से भागकर हरिद्वार पहुंचा था। हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए बदमाश ने देहरादून में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। राजधानी देहरादून में बदमाश ने की आत्महत्या, घेराबंदी के दौरान खुद पर चलाई गोली। हरियाणा से भागकर हरिद्वार पहुंचा था आरोपी। हरिद्वार में भी दरोगा को मारी थी गोली। राजधानी देहरादून गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त सहम उठी जब दून पुलिस एक बदमाश को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पर जा पहुंची। चारों तरफ से घेराबंदी की गई, मगर पुलिस उसे पकड़ पाती उससे पहले ही आरोपी ने खुद को गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। दरअसल हरिद्वार में शनिवार को रोडवेज बस अड्डे के पास हरियाणा पुलिस के दरोगा को गोली मारकर फरार आरोपी ने रविवार को घेराबंदी के दौरान देहरादून में खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी देहरादून में लक्ष्मण चौक के पास अपने एक परिचित अधिवक्ता के यहाँ ठहरा हुआ था। बदमाश की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस उसकी छानबीन में जुटी हुई थी। पुलिस को जैसे ही आरोपी के देहरादून में छिपने की भनक लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार करना चाहा, मगर जैसे ही पुलिस पहुंची तो उसने गोली चला दी। देहरादून के लक्ष्मणपुर कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिछले 1 साल से फरार हरियाणा के जींद से एक साइबर फ्रॉड का अपराधी, उसने आज यहाँ पर आत्महत्या कर ली है। गोली मार के अपने आप को अपनी लीला समाप्त कर दी है। हम अभी समय घटना के जो मौके हैं घटनास्थल पर यहाँ पर आए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो मौके पर आ रखी है और जो इसके परिजन भी बैठे हैं। और बताया ये जा रहा था कि जब सुबह आज जो उत्तराखंड पुलिस और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था और गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर इसको आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, लेकिन उससे पहले ही जब उस गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे थे तो उसने अपने एक पिस्टल से आत्महत्या कर ली। हालांकि अगर ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से कल हरिद्वार में इसको गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब इसने आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी और वहाँ से फरार हो गया था। फरार होने के बाद यहाँ पर देहरादून में जो इसके रिश्तेदारों का घर बताया जा रहा है यहाँ पर रुका था। और आज इस तरह से जॉइंट ऑपरेशन हुआ था
जो उत्तराखंड पुलिस है और हरियाणा पुलिस का, और उस दौरान ही उसने आत्महत्या कर ली है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से अब जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और फॉरेंसिक जो वैन है, फॉरेंसिक वैन आ रखी है, जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के जिंद जिले के उप निरीक्षक सुरेंद्र अपनी टीम के साथ वहां के एसपी को धमकी देने के मामले में फरार चल रहे इस बदमाश की तलाश के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। पुलिस को बदमाश की लोकेशन रोडवेज बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के आसपास मिली थी। दरोगा सुरेंद्र जब बस अड्डे के पास उसकी तलाश कर रहे थे तभी उनकी नजर बदमाश पर पड़ी। जैसे ही दरोगा उसकी तरफ बढ़े तो आरोपी वहां से भागने लगा। दरोगा सुरेंद्र ने कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई और वो जमीन पर जा गिरे। तभी बदमाश ने पिस्तौल निकालकर दरोगा पर गोली चला दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। गोली लगने से दरोगा लहूलुहान हो गए और बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। एक सूचना के आधार पर कि लक्ष्मण चौक क्षेत्र जो हमारा कोतवाली में पड़ता है, यहाँ इसके होने की संभावना, इसको देखते हुए संयुक्त टीम जो है देहरादून पुलिस और जिंद पुलिस और हरिद्वार पुलिस साथ बनाई गई थी। उस एरिया की कॉम्बिंग करके एक मकान है जहाँ सस्पेक्टेड उसके छुपने की संभावना थी, जो उसके रिश्तेदार ही लगते हैं, वहाँ पर थी संभावना। और वहाँ जब तलाशी लेने का जब प्रयास किया गया तो पता चला कि अभियुक्त अंदर छुपा हुआ है कमरे के अंदर, और उनके जो रिलेटिव है, जो अभियुक्त के जो रिलेटिव है, उनको बुला कर कि इनको सरेंडर करने के लिए बताया जाए। और कमरे के अंदर जब पुलिस ने घुसने का प्रयास किया तो पुलिस से घिरा देखकर और आवेश में आकर उसने आत्मसमर्पण न करते हुए खुद को गोली मार ली। एसएसपी साहब ने तो ब्रीफ कर ही दिया है क्या क्या घटनाक्रम थे यहाँ पर, कि किस तरीके से जो ये व्यक्ति जो है इसके विरुद्ध में एक मुकदमा था हरियाणा में, तो उसके हरियाणा की जो टीम थी वो इसका पीछा करते हुए यहाँ पे आई। तो संबंधित लोगों से यहाँ पे लोकेशन मिला। लोकेशन के बाद में जब यहाँ पे जो पुलिस की टीम आई तो उसने स्वयं को अपने आप को गोली मार ली है। तो अभी मौके पर एफएसएल की टीम्स हैं और इसमें हम फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ हरियाणा और उत्तराखंड में 3 मुकदमे दर्ज थे। आरोपी साल 2024 से फरार चल रहा था। आरोपी ने हरियाणा के जिंद जिले के एसपी पर यौन शोषण का झूठा आरोप लगाया था। कुछ महिलाओं से फर्जी साइन कराकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद मामले की जांच हुई, लेकिन जांच में पता चला कि वो फर्जी साइन थे और उसके बाद महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ 2 ठगी के मुकदमे भी दर्ज कराए थे। इन मुकदमों के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी और इसका अंत देवभूमि उत्तराखंड में आकर हुआ। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एडवेंचर टूरिज्म के लिए किए गए टेंडर को लेकर सियासत गर्मा गई है। रविवार को कांग्रेस ने टेंडर प्रक्रियाओं में घोटाले का आरोप लगाकर सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस का कहना है कि जब दिसंबर 2022 में एडवेंचर टूरिज्म के लिए टेंडर निकाले गए तो उसमें 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इन तीनों कंपनी में आचार्य बालकृष्ण की हिस्सेदारी थी, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब कांग्रेस पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के इस्तीफे की मांग कर रही है। पूरे प्रदेश भर में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के आह्वान पर आज कांग्रेस जनों ने जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन घोटाले मामले में पुतला दहन किया राज्य की सरकार का। देहरादून राजधानी में भी पुतला दहन किया गया। इसके साथ पूरे प्रदेश के हर जनपद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस घोटाले के खिलाफ पुतला दहन किया। हमारा ये सीधा आरोप है कि राज्य बनने से लेकर अब तक 25 वर्षों में सबसे बड़ा घोटाला है। इसको आप सारे घोटालों का बाप कह सकते हैं। महा घोटाला है। 30,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ रुपए तक का इसमें घोटाला हुआ है। केंद्र में बैठे हुए लोगों के इशारे पर ये घोटाला हुआ है, क्योंकि बाबा रामदेव इसमें इन्वॉल्व है। बाबा रामदेव के निकटस्थ जो आचार्य बालकृष्ण हैं, जो उनके व्यावसायिक साझेदार हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्हीं की तीनों कंपनियां हैं जो पार्टिसिपेंट्स थी। देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट घोटाला नहीं है, वो महा घोटाला है। और जब जांच की जाएगी इसमें तो प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला ये निकलेगा। सैकड़ों बीघा ज़मीन जो लीज करके आवंटन की गई है बहुत ही कम दामों में, तो जब समय इसमें जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि कितना बड़ा घोटाला है। रामदेव के करीबी सहयोगी बालकृष्ण को ये दी गई है और इसमें जब जांच की जाएगी तो निष्पक्ष रूप में कई चीज़ें निकलेंगी। इसका हम लोग विरोध करते हैं और घोटाले तो दिन ब दिन प्रदेश में हो ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें निष्पक्ष हाई कोर्ट के जो जजों के निगरानी में जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
उत्तराखंड के अब तक के सबसे बड़े घोटाले LUCC से ठगे गए 25 लाख लोगों को अब भी इंसाफ का इंतजार है। राज्य सरकार इस मामले को CBI को सौंपने के लिए नोटिस भेज चुकी है, लेकिन केंद्र से अभी तक जवाब नहीं आया है और ऐसे में पीड़ितों का गुस्सा भी वाजिब है और उनका सब्र भी टूट रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। LUCC घोटाले के पीड़ित कर रहे इंसाफ की मांग। केंद्र से नहीं मिला CBI जांच पर कोई जवाब। पीड़ितों का टूटने लगा सब्र का बांध। न्याय के लिए अब होगी भूख हड़ताल। अपनी लड़ाई से जारी रखना है। लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी LUCC ये वो फर्जी कंपनी है जिसने उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 37 ब्रांच खोलकर तकरीबन 25 लाख लोगों को ठगने का काम किया। इस कंपनी ने 2 गुना और 3 गुना रिटर्न का लालच देकर लोगों से करोड़ों का निवेश करवाया और फिर फरार हो गई। दरअसल 2012 में रजिस्टर्ड इस कंपनी ने सरकारी रजिस्ट्रेशन और बड़े बड़े सेमिनार का सहारा लेकर जनता को झांसा देना शुरू किया था और लोग भी इसके लालच में आने लगे थे। लोगों ने जमीन जायदाद बेचकर रिश्तेदारों से कर्ज लेकर लाखों करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन 2024 आते आते कंपनी ने एक झटके में सभी ब्रांच बंद कर दी और मालिक विदेश भाग गया। अब तक का अनुमान है कि करीब 800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। विजिलेंस के डायरेक्टर वी मुरुगेशन का कहना है कि मामले की जांच विजिलेंस कर रही है। 10 केस में चार्जशीट दायर हो चुकी है, लेकिन कई पीड़ित और आरोपी राज्य से बाहर के हैं, इसलिए इसे CBI को सौंपने की तैयारी की गई है। राज्य सरकार ने केंद्र को नोटिस भेजा है, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है। इस पे हमारी प्रदेश सरकार ने CBI के सौंपने के लिए ऑर्डर कर दिया है और उसको हम परस्यू कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ। और उससे अतिरिक्त हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। ये को खिलाफ जो प्राइम अक्यूज्ड है उसके खिलाफ अरेस्ट करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराने के लिए हमारा प्रयास चल रही है। अभी हमारे पास जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो CBCID नोडल है, वो परस्यू कर रहे हैं हम लोग इसको। तो CBI के जाने के लिए क्या प्रोसेस है? CBI के लिए इधर केंद्र का तरफ से भी एक नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद CBI टेकअप करता है केस से। अभी हम उसको परस्यू कर रहे हैं। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन करने के बाद कोई कार्रवाई न होने पर LUCC घोटाले के पीड़ितों ने मुख्यमंत्री आवास कूच भी किया था। इस घोटाले में हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है, जिसमें कंपनी ने 2 गुना रिटर्न का लालच देकर लोगों से पैसा जमा करवाया और फिर कार्यालय बंद कर फरार हो गई। वर्तमान में CBI इस मामले की जाँच कर रही है और कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पीड़ितों की मुख्य मांग है कि उनकी जमा पूंजी वापसी हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस ठगी का शिकार होने वाले कई लोगों के हालात ऐसे हैं कि कई पीड़ितों की डिप्रेशन के कारण मौत हो चुकी है। इस घोटाले को लेकर अब कुछ पीड़ित महिलाएं अनशन पर बैठ गई तो कुछ लोग भूख हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है, हमारे बैंक मैनेजर यहीं पे खड़े हैं जो हमें मतलब लूटने घसीटने ही बोलते हैं हम, जो हमें यहाँ देहरादून से पहाड़ों में गए, आज हमारे साथ ना खड़े हो रहे हैं और हमारे लाखों रुपए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमें लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि हम मतलब सुसाइड करने के लिए तैयार हो रखे। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं हो रही सर इसमें कार्रवाई। हम कितना 11 महीने से हम यहाँ पे धर धर भटक रहे हैं। यहाँ पे कृषि मंत्रालय हुए, सहकारिता मंत्रालय हो गए है, सरकार हमारी गवर्नमेंट सरकार हो गए, सब यहाँ पर मौजूद है, सब यहाँ पर लापता हो चुके हैं और हमारी मांग को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इतना भटक रहे हैं, यहाँ पर लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रखे हैं। कई बहनों के हमने रस्सी अपने हाथ से निकाले हैं, लोग इतना आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रखे हैं। यहाँ पर हमारे करोड़ों के अरबों के रुपए फंसे हैं। उत्तराखंड का ये घोटाला अब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का मामला बन चुका है। 25 लाख लोगों की गाढ़ी कमाई दांव पर लगी है, लेकिन जांच फाइलों में अटकी पड़ी है। सवाल साफ है, जब तक केंद्र से CBI जांच की मंजूरी नहीं मिलती तो क्या पीड़ित इसी तरह न्याय के इंतजार में अनशन पर बैठे रहेंगे? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
देहरादून के रेसकोर्स में ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। गढ़वाल की धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए ये प्रयास काफी समय से चल रहा है। श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1992 द्वारा ये ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव कराया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष अभिनव थापड़ ने बताया कि इसका शुभारंभ 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक श्री गुरु नानक मैदान रेसकोर्स में होगा। रामलीला के दौरान अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जो हमारी 1952 की प्राचीन उत्तराखंड के गढ़वाल की ऐतिहासिक राजधानी पुरानी टिहरी है, उसकी जो प्राचीन हमारी रामलीला है उसको पुनर्जीवित करने के क्रम में इस बार भव्य रामलीला महोत्सव 2025 का श्री गुरु नानक मैदान रेसकोर्स देहरादून में भव्य आयोजन किया जा रहा है। रामलीला मंचन के साथ भव्य मेला, 20 सितंबर को भव्य कलश यात्रा और 2 अक्टूबर को रावण के पुतला दहन, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण लंका के पुतला दहन और इन सब के साथ उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समागम भी इस बार देखने को मिलेगा, जो अमूमन ऐसे आयोजनों में अलग सा रह जाता है। तो रामलीला प्लस उत्तराखंड की पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंजन, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी, गोरखाली और भी जो हमारे यहाँ के समाज के लोग हैं उन सबको जोड़ते हुए एक उत्तराखंड का एक रंग देते हुए इस रामलीला को करने का हमारा प्रयास रहेगा। और इस बार प्रयास ये है कि जैसे पिछली बार 2024 में हम 55 लाख लोगों तक पहुँच के इसको हमने उत्तराखंड में एक रिकॉर्ड बनाया, इस बार प्रयास है ये रामलीला 75 लाख से ज़्यादा दर्शकों तक डिजिटली हम पहुँचा पाएँ, जो एक भारत लेवल में भी हमारी आवाज़ और उत्तराखंड की आवाज़ और गढ़वाल की आवाज़ को लोग सुन। नरेंद्रनगर के कुमारखेड़ा में भारी बारिश की वजह से बता दें कि काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई मकानों की नींव खतरे में है। उधर बागवानी को लेकर भी बताया जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है। अखरोट, नींबू, संतरे आदि फलदार पेड़ जमीन धंसने की वजह से मलबे में जमींदोज हो गए हैं। अब काश्तकार और आपदा प्रभावित लोग सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमारे ये 3-4 दिन की जो भारी बरसात के कारण हमारे मकान के नीचे यहाँ पूरा टूट गया है, पूरा यहाँ गदर बन गया है और हमारे मकान का खतरा हो गया। हमारे परिवार को रात को हम दूसरों के शरण ले रहे हैं और शासन प्रशासन से हमारे रहने की व्यवस्था की जाए या हमको मुआवजा दिया जाए, जिससे हम अपने परिवार को रख सकें दूसरी जगह। उसमें रहने के लिए भी अब डर लग रही है और वो लोग जो है रात को जो है दूसरों के यहाँ रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है अभी तक सचेत नहीं है और उनके रहने की कोई व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। जबकि आपदा के तहत जो है ये देखना होता है कि जो जिस भी व्यक्ति के को ऐसी परेशानी होती है उसमें सबसे पहले जो है प्रशासन ही जो है उसे हिम्मत देता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। उन्हें जो है पटवारी आया है, उसने आके देखा और चला गया। रुद्रपुर में बंगाली कल्याण समिति ने केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव करवाया। बता दें कि प्रदेश स्तर पर हुए इस चुनाव में बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा सदस्यों ने वोटिंग की है। इसमें दिनेशपुर में 17, शक्ति फार्म में 17, रुद्रपुर क्षेत्र में 17 सदस्य शामिल हुए। पूरे प्रदेश में करीब 30 लोग चुने गए। बंगाली कल्याण समिति का जो गठन हुआ था 1994 में, तत्कालीन समय में हमारे बंगाली लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए, मतलब काट दिया गया। तो हमारे प्रबुद्ध लोगों ने ये महसूस किया कि अगर हम लोग इसके विरुद्ध आंदोलन नहीं करेंगे तो हमें वोट देने का अधिकार से हमें वंचित किया जाए। तो हमारे सारे प्रबुद्ध लोग जो उस समय हमारे नेतृत्व वर्ग थे, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, एक संगठन का गठन करके उन्होंने आंदोलन शुरू किया। वो जो संगठन का गठन उस समय उन्होंने किया था उसका नाम था बंगाली कल्याण समिति। वही संगठन आज तक अपना कार्य करते हुए चल रहे हैं और 1994 में उस संगठन ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और विभिन्न पदाधिकारियों के साथ मिलकर बंगाली समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में फिर से शामिल किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से चंद्रशेखर गांगुली को बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है चुनाव करवा रहे समय से, थोड़ा बहुत ऊपर से हो गया होगा। और जो बंगालियों का उद्देश्य है, बंगाली समाज का जो हित है, अगर इसे किसी ने जाना है, उसे समझा है तो बंगाली कल्याण समिति समझा। ये बंगाली कल्याण समिति बहुत पुराना है, 25-35 साल से है और मेरे को याद भी है जब इसका गठन हुआ था तो हम लोग अपने क्षेत्र से दिनेशपुर गया था और पहली बार वहाँ पे जो है दिनेश जी में अध्यक्ष बने। उसके बाद लगातार 3-3 साल बाद अध्यक्ष बनते हुए आ रहा है
कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में एक आध साल थोड़ा आगे पीछे लेट हो जाता है या आगे पीछे हो जाता है। इस बार भी चुनाव हो रहा है और इस बार जो कैंडिडेट है मैंने अभी देखा कि अध्यक्ष में महासचिव में वो सभी काबिल है। राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और एलआईयू के साथ ही एसओजी की टीम ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चलाए गए चेक इन अभियान के दौरान पूजा विहार चंद्रबनी क्षेत्र में 2 संदिग्ध महिलाएं मिली, जिनसे पूछताछ के दौरान महिलाओं से काफी जानकारी जुटाई गई। उन्होंने बताया कि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर वो भारत पहुंची हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वो पश्चिम बंगाल बॉर्डर से भारत आई थी। बता दें कि पुलिस अब तक 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर चुकी है। रुड़की के मंगलौर में थाना दिवस मनाया गया। बता दें कि कोतवाली पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्या से सीओ विवेक कुमार को रूबरू कराया। उधर सीओ ने उन्हें जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। प्रयासों की कड़ी में थाना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें उच्च अधिकारीगण सभी हमारे हल्का के सभी हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं, चौकी इंचार्ज हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की जन सुनवाई जो है विभिन्न शिकायतें हैं वो ओपन एक फोरम में किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जन सुनवाई पहले नहीं होती है, लेकिन एक विशेष आयोजन में सभी हल्का वासियों को, सभी चौकी इंचार्ज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके, ताकि जो त्वरित रूप से कार्रवाई की जा सके और त्वरित रूप से जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया जा सके, इस बात का प्रयास किया गया है। ये हमारा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ 15-16 दिन हो गया आज, उसमें हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज सीओ साहब बैठे थे यहाँ, तो आज हमारी सुनवाई हुई और मुकदमा दर्ज हो गया आज हमारा। हमें बहुत सुकून मिला आज यहाँ के, अन्य कई दिन से हम परेशान थे। दूसरी पार्टी होती वह चक्कर कटवा के चल जाती। हम मजदूर आदमी बहुत परेशान थे। आज हमें बहुत वो हुआ, प्यार मिला, यहाँ सम्मान मिला है थाने के अंदर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। राजधानी देहरादून में बदमाश ने की आत्महत्या, घेराबंदी के दौरान खुद पर चलाई गोली। हरिद्वार में हरियाणा के दरोगा को गोली मारकर फरार हुआ था आरोपी। मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट में एडवेंचर टूरिज्म के टेंडर को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने लगाए धांधली के आरोप, सरकार का किया पुतला दहन। मंत्री सतपाल महाराज से मांगा इस्तीफा। एलयूसीसी घोटाले के पीड़ित कर रहे इंसाफ की मांग, केंद्र से नहीं मिला सीबीआई जांच पर कोई जवाब। पीड़ितों का टूटने लगा सब्र का बांध, न्याय के लिए अब होगी भूख हड़ताल। और टिहरी के नरेंद्रनगर में भारी बारिश से हुआ काफी नुकसान। मिट्टी में मिल गए खेत खलियान और मकान, आपदा प्रभावित कर रहे मुआवजे की मांग।